हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज हम देखने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 का एक्टिविटी बेस्ड पैटर्न बेस्ड एक्सरसाइजेस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ये हमारा। इसमें क्या करना है, हम लोग को सिनोनिम चूज करना है रीट्रेट के बारे में। इन हिज स्पीच द प्रोफेसर चूज टू रीट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग फॉर एकेडमिक सक्सेस। इसका क्या मतलब आ रहा है कि जो उनके स्पीच में, प्रोफेसर की स्पीच में उन्होंने दोबारा इस चीज़ को दोहराया कि क्रिटिकल थिंकिंग की क्या महत्वता है एकेडमिक सक्सेस में। इसका सिनोनिम क्या होना चाहिए? इग्नाइट। इग्नाइट एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है एक तो जलाना, तो ये तो होगा नहीं। इरेज भी वर्ब होता है, इसका मतलब होता है मिटाना, है ना, तो ये भी नहीं होगा। रीस्टेट, रीस्टेट मतलब किसी बात को बार बार दोहराना, तो यही होगा। और वीव का मतलब क्या होता है? ये भी वर्ब होता है। सबको पता होगा कि जैसे हम लोग स्वेटर को बुनते हैं, इसको भी बोलते हैं वीव, या फिर दो आइडिया, दो स्टोरी को जोड़ देना, इसको भी बोलते हैं वीव। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट क्या होगा? रीस्टेट। ठीक है, ठीक है। तो ये पैराजम्बल है, इसको आप ट्राई करिए एक बार, ये ऑप्शन दिया हुआ है, उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन सुनिए। However, हालांकि critics argue that globalization can lead to cultural homogenization where unique traditions are overshadowed by dominant global trends। कह रहा है कि हालांकि जो क्रिटिक्स हैं, जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है, एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि जो हम लोग ऐसा प्रोसेस जो दुनिया को जोड़े, जो अलग अलग सभ्यताओं को जोड़े, ठीक है, एक तरीके से ये क्या कर सकता है, ये कल्चरल होमोजिनेशन कर सकता है कि सारे कल्चर, सारे ट्रेडिशन को एक जैसा बना सकता है। वेयर यूनिक ट्रेडिशंस आर ओवर शेड्यूल्ड, और जहाँ पर यूनिक कल्चर जो हैं, जो यूनिक ट्रेडिशन है, वो ओवर शेड्यूल्ड हो सकते हैं जो ग्लोबल ट्रेंड चल रहा है। ओवर शेड्यूल्ड मतलब एक तरीके से जो ग्लोबल ट्रेंड है उसके ऊपर हावी हो सकता है। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ कनेक्टेड सोसाइटीज़, ग्लोबलाइजेशन ने सोसाइटीज़ को कनेक्ट किया है थ्रू ट्रेड, ट्रेड के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा, फॉस्टरिंग अनप्रेसिडेंटेड कल्चरल एक्सचेंज, और साथ ही साथ इस तरीके से कल्चर एक्सचेंज को बढ़ावा दिया है जैसा कभी पहले कभी ना हुआ हो। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब ऐसी चीज़ जो पहले कभी ना हुई हो। सपोर्टर्स व्यू दिस इंटरकनेक्टेडनेस एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर क्रॉस कल्चरल डायलॉग, टॉलरेंस एंड क्रिएटिविटी। और जो सपोर्टर हैं, जो ग्लोबलाइजेशन का सपोर्ट करते हैं, वो बताते हैं कि ये जो इंटरकनेक्टेडनेस है, जो मतलब एक तरीके से जुड़ाव है, ये एक अपॉर्चुनिटी भी पैदा करता है। किस चीज़ के लिए? क्रॉस कल्चर डायलॉग के लिए, अलग अलग विभिन्न जो कल्चर हैं उनके बीच में डायलॉग के लिए, और साथ में टॉलरेंस के लिए और क्रिएटिविटी के लिए। ठीक है। द चैलेंज देयरफॉर लाइज इन बैलेंसिंग ग्लोबल इंटीग्रेशन। ये कह रहा है कि एक चैलेंज है कि किस तरीके से हम बैलेंस करेंगे ग्लोबल इंटीग्रेशन को विद द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी, और साथ ही साथ जो विभिन्न विभिन्न कल्चर हैं उनको किस तरीके से बचाया जाए। दिस टेंशन बिटवीन कल्चरल एक्सचेंज एंड कल्चरल इरोजन कंटिन्यूज टू शेप इंटरनेशनल डिबेट्स एंड पॉलिसी मेकिंग। कह रहा है कि ये जो टेंशन बना हुआ है, कल्चरल एक्सचेंज जो एक तरीके से ट्रेडिशन का आदान प्रदान हो रहा है, और ये जो कल्चरल इरोजन, जो ट्रेडिशन कुछ मिट रहे हैं, ये एक तरीके से इंटरनेशनल डिबेट को, जितनी भी वार्तालाप हो रही है इंटरनेशनल लेवल पर, एंड पॉलिसी मेकिंग, और जो भी पॉलिसीज बन रही है उसको प्रभावित कर रहा है। ठीक है, क्या होना चाहिए पहला सेंटेंस? हर जगह ज़्यादातर ऑप्शन में बी है, इसलिए बी है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का एक तरीके से यहाँ पे मेन टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन हैज़ कनेक्टेड सोसाइटी थ्रू ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, फॉस्टरिंग अनप्रेसिडेंटल कल्चर एक्सचेंज। तो सबसे पहला हमारा क्या होगा? बी होगा। अब बात आती है कि सी होगा, ए होगा कि सी होगा, देख लेते हैं भाई। यहाँ पे देखते हैं हम, सी जो है वो सपोर्टर्स व्यू दिस इंटरकनेक्टेडनेस एज एन अपॉर्चुनिटी। कुछ जो सपोर्टर हैं ग्लोबलाइजेशन के, जो अलग अलग सोसाइटीज, जो कल्चरल एक दूसरे से मतलब मिल रहे हैं, तो वो इसको सपोर्ट करते हैं, तो ठीक है, सी हो सकता है। ये जो है देखो, हाउएवर यहाँ पे कटाक्ष लेके आया कि क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो एक तरीके से कल्चरल होमोजिनेशन कर देंगे, सारे कल्चर को एक कर देंगे, और यूनिक ट्रेडिशन जो है वो लगभग खत्म हो जाएंगे। तो पहला कौन सा आना चाहिए भाई? सी आना चाहिए, उसके बाद ही तो कटाक्ष की बात करोगे। तो यहाँ पे क्या होगा? बी, सी और फिर ए आएगा। ठीक है, क्योंकि अब देखो, जब तुमने यहाँ पे पॉजिटिव बात करी तो अब कटाक्ष भी किया है यहाँ पर, तो ए आ गया। ठीक है, अब डी आएगा या तो ई आएगा, क्या आना चाहिए देखते हैं। द चैलेंज देयरफॉर लाइज इन बैलेंसिंग ग्लोबल इंटीग्रेशन। कह रहा है जो चैलेंज है वो ये है कि हमें ग्लोबल इंटीग्रेशन और साथ ही साथ कल्चर डाइवर्सिटी को जो प्रिजर्व करने वाली बात है उसको बैलेंस करना है। ठीक है, दिस टेंशन बिटवीन, अब देखो यहाँ पे जो टेंशन है कल्चरल एक्सचेंज और कल्चर इरोजन में, वो एक तरीके से इंटरनेशनल डिबेट और पॉलिसी मेकिंग को
शेप दे रही है, एक तरीके से उसको प्रभावित कर रही है, ठीक है। तो ये हो रहा है कंक्लूजन यहाँ पर। और डी जो है वो यहाँ पे एक तरीके से सॉल्यूशन दे रहा है ग्लोबल इंटीग्रेशन और कल्चर डाइवर्सिटी के बीच में बैलेंस बैठाने का। तो पहले क्या आना चाहिए, पहले आना चाहिए डी, उसके बाद आना चाहिए ई। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये पैसेज दिया हुआ है, आपको एक बार वन वर्ड में इसको बताना है, और ये सारे दिए हैं ऑप्शन। समथिंग रेफर्स टू अ फोर्स और मोशन डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर। कह रहा है कि एक ऐसा फोर्स जो कि अगर ये मान लो ये पत्थर आप घुमा रहे हो तो जो फोर्स है वो बाहर की तरफ होगा सेंटर से, स्पेशली इन अ रोटेटिंग सिस्टम। हाँ ठीक है, तो ये रोटेटिंग सिस्टम ही बनाया हुआ है हम लोग ने। इंटेंड टू पुश ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कह रहा है कि ये जो फोर्स होता है, अगर हम यहाँ से इसको ढील देते हैं तो ये फोर्स जाके बाहर निकल जाएगा। ये इसको क्या बोलेंगे, इस फोर्स को जो ऑब्जेक्ट को बाहर ले जाएगा, या फिर सेंटर से आउटवर्ड की तरफ होगा। सेंट्रीपिटल, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स जाता है, अगर आप कोई पत्थर घुमा रहे हैं तो लगातार जो फोर्स इनसाइड आ रहा है सेंटर के, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये नहीं होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही होगा। आपने पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के बारे में फिजिक्स में, तो यहाँ पे ये सेंट्रीफ्यूगल ही फोर्स था। ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई मतलब ही नहीं है, ये ग्रेविटेशन का फोर्स नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स का भी कोई मतलब नहीं है, तो आंसर होगा बी। इस फोर्थ वाले को ट्राई करिए, इसमें भी क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है। किसका, एमुलेट का। मैनी यंग एथलीट ट्राई टू इमुलेट देयर स्पोर्ट्स आइडल बाई कॉपिंग देयर टेक्निक एंड हैबिट। कह रहे हैं कि जो बहुत से यंग एथलीट्स हैं वो एक तरीके से कॉपी करने की कोशिश करते हैं अपने स्पोर्ट्स आइडल को, बाई उनकी टेक्निक को कॉपी करके या उनकी हैबिट्स को कॉपी करके, ठीक है। जैसे मतलब अगर बहुत लोग सचिन तेंदुलकर को फॉलो करते हैं तो उन्हीं की तरह स्ट्रेट ड्राइव खेलना चाहते हैं, उन्हीं की तरह हुक खेलना चाहते हैं, है ना। तो वही कह रहा है कि वो उस टेक्निक को कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे इमुलेट का क्या होगा सिनोनिम, इमिटेट, कोरोड, क्वेल, सोर। देखो इमिटेट ही होगा, ठीक है। कोरोड का मतलब होता है धीरे धीरे जंग लगना, तो वो तो होगा नहीं। क्वेल का मतलब होता है किसी चीज़ को शांत करना, दबाना, तो ये भी नहीं होगा। और सोर का मतलब होता है तो बहुत ज़्यादा हाई, मतलब ऊंचा उड़ना, या फिर कोई चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हो, है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो इमिटेट होगा यहाँ पे, ईजी था ये। अब इसमें हमको एरर देखनी है। इवन दो द सिक्योरिटी गार्ड हैड बिन इंस्ट्रक्टेड। कह रहा है कि हालांकि सिक्योरिटी गार्ड को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था नॉट टू अलाउ नो बडी विदाउट अ वैलिड आइडेंटिटी कार्ड, किसी को भी मत अलाउड करो वैलिड आइडेंटिटी कार्ड के बिना इनटू द रेस्ट्रिक्टेड एरिया, रेस्ट्रिक्टेड एरिया में। सेवरल विजिटर्स मैनेज टू एंटर विदाउट बीइंग क्वेश्चन। उसके बावजूद भी जो बहुत सारे विजिटर थे, आने वाले लोग थे, वो अंदर घुसने में कामयाब रहे और उनसे कोई भी किसी ने भी क्वेश्चन नहीं पूछा। कहाँ पे एरर है कि देखो, इवन दो द सिक्योरिटी गार्ड हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, हैड लगा हुआ, बीन लगा हुआ, वर्ड की थर्ड फॉर्म लगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हम इस लाइन में देखते हैं, नॉट टू अलाउ नो बडी विदाउट अ वैलिड आइडेंटिटी कार्ड, नॉट लगा हुआ है, साथ में नो बडी लगा हुआ है, दोनों ही निगेटिव वर्ड लगे हुए हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये सुपर फ्लॉज हो गया, तो ये यहाँ पे एरर है। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, नो बडी की जगह होना चाहिए एनी बडी। क्या होना चाहिए, एनी बडी होनी चाहिए। दो निगेटिव एक साथ नहीं यूज कर सकते हो, ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा। तो नॉट टू अलाउ एनी बडी, किसी को भी अलाउ ना किया जाए। नो बडी तो कोई भी नहीं, तो कह रहा किसी को भी, एनी बडी विदाउट अ वैलिड आइडेंटिटी कार्ड। तो यहाँ पे कहाँ पे एरर होगी, नो बडी में एरर है, तो बी में एरर है, ठीक है। सिक्स्थ वाले में क्या करना है हमको, एक्टिव और पैसिव वाइज देखना है। तो चलो देखते हैं। पीपल बिलीव दैट द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द क्योर फॉर द डिजीज। कह रहे हैं कि लोगों को ये एक विश्वास है, साइंटिस्ट ने डिजीज़ का एक तरीके से सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, क्योर ढूंढ लिया है, आफ्टर ईयर्स ऑफ रिलेंटलेस एक्सपेरिमेंटेशन, काफ़ी सालों की कठोर एक्सपेरिमेंट करने के बाद, ठीक है। तो ये क्या है, एक्टिव वाइज है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में लिखा हुआ है, कहीं भी इज बिलीव्ड नहीं लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, एक्टिव वाइज होगा। अब हमको चेंज क्या करना है इसको, पैसिव वाइज में। देखो यहाँ पे पीपल क्या है, सब्जेक्ट है, बिलीव क्या है, वर्ब है, ये पूरा दैट क्लॉज क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसका, बिलीव का, बिलीव वर्ब का। अब हमको पता है कि पैसिव में चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, और फिर क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम आने लगता है, जो भी वर्ब का काम होता है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर आने लगता है। पहला सेंटेंस देखते हैं, दैट द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द क्योर फॉर द डिजीज, ये पूरा इसने दैट क्लॉज लिख लिया, आफ्टर ईयर्स ऑफ रिलेंटलेस एक्सपेरिमेंट, पूरे दैट क्लॉज को उसने ऑब्जेक्ट बना दिया। इज बिलीव्ड बाई पीपल, ये लोग उसके ऊपर मतलब विश्वास करते हैं। हाँ ये ठीक लग रहा है, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर गड़बड़ है। अदरवाइज अगर इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा तो हम ए के साथ जाएंगे, इससे अच्छा मिलेगा तो हम ए को नहीं छोड़ देंगे। फिर द साइंटिस्ट इज बिलीव टू हैव डिस्कवर्ड द क्योर फॉर द डिजीज आफ्टर ईयर्स ऑफ रिलेंटलेस एक्सपेरिमेंटेशन। देखो ये ज़्यादा सही है, क्यों,
क्योंकि जब दैट क्लॉज ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में, तो जब हम पैसिव में आते हैं तो उस दैट क्लॉज के सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं किसमें, पैसिव वॉइस में। तो देखो इस दैट क्लॉज का जो ये सब्जेक्ट है वो क्या है, द साइंटिस्ट है, ठीक है। उसके बाद ये वर्ब लगी हुई है, तो यहाँ पे उस दैट क्लॉज के सब्जेक्ट को उन्होंने यहाँ पे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया। तो ये ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट है ए के मुकाबले, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है ए वाला। द क्योर फॉर द डिजीज इज बिलीव टू बी डिस्कवर्ड। अब कह रहे हैं कि जो क्योर है, जो डिजीज का क्योर है, सॉल्यूशन है, वो ये माना जा रहा है कि डिस्कवर किया जाएगा, टू बी डिस्कवर्ड, मगर डिस्कवर हो चुका है, तो यहाँ पे ये गलत होगा, ठीक है। People are believed that the scientists discovered the cure for the disease after years of relentless experiment। अब देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट था, यहाँ पर भी ये सब्जेक्ट था, इसको पैसिव वॉइस का भी सब्जेक्ट बना दिया गया, ये तो स्ट्रक्चर ही गलत हो गया, तो ये हो गया गलत। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, बी है, ठीक है। अब ये फिर से एक पैरा दम्बल है, इसको ट्राई करिए अरेंज करने के लिए, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम जेनेटिक इंजीनियरिंग, कह रहा है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, दीज एडवांसमेंट्स हैव पुश द बाउंड्रीज। ये जो एडवांसमेंट हुए हैं, प्रगति हुई है, इसने प्रगति की सीमाओं को इतना बढ़ा दिया है, ऑफ वॉट वॉज वंस थॉट इम्पॉसिबल, जो कि कभी पहले असंभव लगता था। ये भी बात सही है। Scientists' progress in the 21st century has been marked by rapid innovation and groundbreaking discoveries। कह रहा है जो साइंटिस्ट की प्रोग्रेस हुई है 21st सेंचुरी में, वो एक तरीके से उसका प्रूफ क्या है कि जो रैपिड इनोवेशन हुए हैं और ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हुई हैं, ठीक है। द एथिकल डिलेमा हाउएवर लाइज इन इंश्योरिंग दैट सच टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड रिस्पॉन्सिबली एंड फॉर द कलेक्टिव गुड। कह रहा है कि जो नैतिक कन्फ्यूज़न है, एथिकल क्या एक तरीके से जो चीज़ सही है, उसका एक कन्फ्यूज़न क्या है कि ये इंश्योर करना कि जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ हो, है ना, उसकी जिम्मेदारी हो कि गलत तरीके से यूज़ ना हो, और सबके लिए कलेक्टिव गुड, सबके लिए अच्छी तरीके से यूज़ हो, किसी का नुकसान ना पहुँचे उससे। वाइल द पोटेंशियल बेनिफिट्स आर इनॉर्मस, कह रहा है जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इसके। द रिस्क, और जो रिस्क है रेंजिंग फ्रॉम प्राइवेसी वायलेशन, जो कि प्राइवेसी वायलेट हो सकती है लोगों की, टू एक्सटेंशियल थ्रेट, और पूरी तरीके से लोग ख़त्म हो सकते हैं, कैन नॉट बी इग्नोर्ड, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। एज ह्यूमैनिटी मूव्स फॉरवर्ड, जैसे जैसे मतलब ह्यूमैनिटी जो है वो आगे बढ़ रही है, बैलेंसिंग इनोवेशन विद एथिकल सेफगार्ड विल बी क्रूशियल टू आवर सर्वाइवल एंड वेलबींग। कह रहा है कि इनोवेशन के साथ साथ हमको लोगों की प्राइवेसी, जो एथिकल चीज़ें हैं, उसको भी सेफगार्ड करना होगा, बचाना होगा, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए और रहने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा पहला सेंटेंस। अब ध्यान दो, यहाँ पे है बी, जहाँ पे साइंटिस्ट प्रोग्रेस की बात हुई है 21वीं सदी में, तो ये ओपनिंग कर रहा है, साफ साफ दिख रहा है, तो सबसे पहला क्या होगा, बी होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, हैज़ बीन मार्क्ड बाई रैपिड इनोवेशन एंड ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज। डिस्कवरीज जो हुई थी, जो बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हुई थी, ग्राउंड ब्रेकिंग। कौन सी डिस्कवरीज, फ्रॉम जेनेटिक इंजीनियरिंग टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दीज एडवांसमेंट्स हैव पुश्ड। तो एक तरीके से एग्जाम्पल है इस ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी का, तो यहाँ पे क्या होगा, बी ए होगा। अब देखो द एथिकल डिलेमा, ये नहीं, अभी ये नहीं, ये डी वाला देखो, वाइल द पोटेंशियल बेनिफिट्स आर इनॉर्मस। अब क्या कह रहा है, जो डिस्कवरीज, जो साइंटिस्ट प्रोग्रेस हुई है, अब उसकी बेनिफिट की बात कर रहा है कि ये जो बेनिफिट है बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ रिस्क भी है, प्राइवेसी वायलेशन से लेके एक्सटेंशियल थ्रेट का। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, बी ए टी। अब बात आती है सी होगा या ई होगा। अब सी देखो, कह रहा है कि ये जो एथिकल कन्फ्यूज़न है वो कहाँ पे इंश्योर करता है कि जो टेक्नोलॉजी है, जो उसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ किया जाए और कलेक्टिवली सबके लिए यूज़ किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, जो कि एथिकल डिलेमा के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ करें और सबके लिए अच्छे के लिए सबके लिए यूज़ करें, ठीक है। यहाँ पे ई देखो कंक्लूड करेगा कि जैसे जैसे ह्यूमैनिटी बढ़ रही है, हमको ये सीखना पड़ेगा कि कैसे हम इनोवेशन, जो डिस्कवरीज हो रही हैं, उसको बैलेंस करें, साथ साथ लोगों की प्राइवेसी हो गई, है ना, एथिकल सेफगार्ड हो गया, इसको भी सेव करना हमको ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, अगर हम सर्वाइव करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या होगा,
ई होगा, BADCE, तो डी आंसर होगा। इसमें इम्प्रूवमेंट करनी है, ठीक है। देखो, इफ शी वुड हैव लेफ्ट द ऑफिस अर्लियर, अगर वो ऑफिस से पहले निकल गई होती, शी माइट हैव कॉट द लास्ट ट्रेन टू हर होम टाउन, तो शायद उसने जो लास्ट ट्रेन थी उसके घर के लिए उसको पकड़ लिया होता। नो इम्प्रूवमेंट होगा क्या? इफ शी हैड लेफ्ट द ऑफिस अर्लियर शी माइट कैच द लास्ट ट्रेन टू हर होम टाउन। इफ शी हैड लेफ्ट द ऑफिस, देखो ये तो ऑप्शन तुम्हें समझ में आ गए होंगे, ये है कंडीशनल सेंटेंस और ये मैं बता रहा हूँ ये है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस वो होता है जब आप किसी पास्ट में इमेजिन की बात कर रहे होते हैं कि अगर आपने वैसा किया होता तो वैसा होता, ऐसा किया होता तो वैसा होता, पास्ट में इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आप वुड का यूज़ कर सकते हो, माइट का यूज़ कर सकते हो, कुड का यूज़ कर सकते हो, प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर सकते हो। अब देख लो कहीं पे दिया हुआ है ऐसा, इफ़ शी हैड लेफ्ट द ऑफिस अर्लियर शी माइट हैव कॉट होता तो चल जाता, तो ये तो गलत हो गया। इफ़ शी हैड लेफ्ट द ऑफिस अर्लियर शी माइट हैव कॉट द लास्ट ट्रेन टू हर टाउन, यही सही होगा। इफ़ शी लेफ्ट, हैड लेफ्ट होना चाहिए था, ये नहीं होगा, तो सी आंसर हमारा होगा, ठीक है। ये 9th वाला देखो, इसमें भी ये पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। इसके लिए वन वर्ड देखना है हमको। समथिंग इज द पीरियड ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी, कह रहे हैं कि जो पीरियड होता है धीमे धीमे रिकवरी का आफ्टर एन इलनेस, किसी बीमारी के बाद, इंजरी के बाद या सर्जरी के बाद। इट इन्वॉल्व रिगेनिंग स्ट्रेंथ, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन कर रहे होते हो, धीरे धीरे वापस ला रहे होते हैं, एंड रिटर्निंग टू हेल्थ, और अपनी हेल्थ को भी ठीक कर रहे होते हो। क्या होना चाहिए? रिस्टोरेशन, रिहेबिलिटेशन, रिकपरेशन, कन्वलेसेंस, ठीक है। रिस्टोरेशन का मतलब पता है क्या होता है? किसी चीज़ को उसकी नॉर्मल शेप में वापस लाना। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो किसी बीमारी से रिलेटेड नहीं हो सकता है कि वो कोई खिलौना हो जो टूट गया उसने बना दिया हो, ठीक है, या फिर कोई बिल्डिंग हो जो डैमेज हो गई उसको रिस्टोर किया गया हो, या फिर कोई ऐसी प्लेस हो जहाँ पे सब कुछ ख़राब हो गया और पेड़ लगा के फिर ठीक किया गया हो, तो रिस्टोर करना, तो ये नहीं होगा। रिहैबिलिटेशन, देखो रिहैबिलिटेशन वो हैं जो लोग किसी वजह से परेशान हैं, या तो बहुत ज़्यादा उनके यहाँ बीमारी आ गई है, या फिर उनके यहाँ मान लो बाढ़ आ गई है, तो उनको दोबारा रिहैबिलिटेट करना, दोबारा उनको नॉर्मल लाइफ में लाना, तो यहाँ पर ये मीनिंग नहीं दे रहा है। रिकपरेशन भी मतलब होता है कि एक तरीके से अगर आप बीमार हो, मगर थोड़ा सा, मान लो कि आप सुबह आप उठे हो, आपको हल्का सा बुखार है, फिर आपने एक हल्की दवाई ले ली और आप ठीक हो गए, तो ये शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं। शॉर्ट टर्म मतलब बहुत ज़्यादा ग्रेजुअल रिकवरी नहीं है। ग्रेजुअल यहाँ पे बड़ी बात हो रही है कि इलनेस हो या फिर इंजरी हो या कोई सर्जरी हो, है ना, जैसे कैंसर में होता है, लोगों को कीमोथेरेपी दी जाती है, धीरे धीरे रिकवर करते हैं वो उससे, तो यहाँ पे ये मीनिंग नहीं आएगा। कन्वलेसेंस यहाँ पे मेडिकल टर्म एकदम सही है, ये इसी को बता रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? यही आंसर होगा, डी आंसर होगा। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।